जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बायोलॉजी का एक बहुत उत्कृष्ट प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में मैंने बायोलॉजी के क्वेश्चन जो एनसीईआरटी पैटर्न है, एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चनों को मैंने इसमें शामिल किया है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर के हुए आज का मॉक टेस्ट बायोलॉजी स्पेशल। क्या कहता है पहला प्रश्न? पहला प्रश्न में कहा गया, अमाशय में आधिक्य अम्ल को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किस खाद्य का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, प्रश्न में कहा गया है यदि हमारे पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाए, अम्ल मतलब एसिडिटी बढ़ जाए, तो हमें किस चीज़ का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, यदि हमारे पेट में अम्ल की सांद्रता बढ़ जाएगी तो हम उसको किस चीज़ से मतलब न्यूट्रल कर सकते हैं। हमारी ऑप्शन है मसालेदार मिर्च, नींबू रस, सिरका या बेकिंग सोडा। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? यदि हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ती है तो हमें बेकिंग सोडा का सेवन करना चाहिए। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, बेकिंग सोडा। दोस्तों, बेकिंग सोडा खाने से क्या होगा? देखो, हमारे पेट में क्या होता है? HCl होता है, और ये अम्ल जब बनता है जब हम बहुत ज़्यादा मसालेदार सब्जी का सेवन करते हों, या हमारे पेट में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हमने खाए हों जिनसे हमें एसिडिटी बढ़ जाए, तो उसमें क्या होगा कि हमको डकारें आने लगेंगी, या पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ने से बहुत ज़्यादा जलन उत्पन्न होने लगती है। तो इन सब को ठीक करने के लिए हम बेकिंग सोडा, जैसे जब हमें एसिडिटी होती है तो हम क्या खाते हैं? इनो। तो इनो एक तरीके का क्या है? एक तरीके का बेकिंग सोडा होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ हम बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि मानव के अमाशय, अमाशय बोलते हैं पेट को, स्टमक को बोला जाता है, ठीक है। तो पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो आप बताएंगे मानव के पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करता है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मेन काम क्या है कि जो लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं या पाचक एंजाइम होते हैं उनको वो एक्टिव भी कर देता है, ठीक है। और हमारे खाने में कुछ जो दूषित चीज़ें आ जाती हैं, जैसे दूषित कोई जीवाणु आ गया तो उसको मार भी देता है। तो HCl हमारे पेट में बनने वाला अम्ल है, ये आप याद रखिएगा। प्रश्न में पूछा गया था कि अम्ल को उदासीन करने के लिए किसका सेवन करेंगे, तो बेकिंग सोडा इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहा गया? मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं एक तरीके से ग्लूकोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का ही उदाहरण होता है। हमें बताना है कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम क्या है। आपके ऑप्शन है ऊर्जा प्रदान करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना, वृद्धि एवं विकास, मांसपेशियों का निर्माण करना। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है वो है हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करना। और जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, वो क्विक एनर्जी सोर्स के रूप में काम करते हैं। कहने का मतलब क्विक एनर्जी क्या है कि जैसे ही आप खाएंगे तुरंत आपको एनर्जी मिलने लगेगी। जैसे लाइक दैट केला, बनाना अगर आप खाएं तो बनाना खाने के तुरंत बाद ही आपकी बॉडी को एनर्जी मिलने लगती है। अगर आप में से जिम कोई करता है तो आप सुबह में केला खा के जाएं, और उससे आपको क्या होगा, क्योंकि केले में होता है क्या? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट जैसे हम खाते हैं हमें तुरंत ही एनर्जी मिलने लगती है। तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम है बॉडी को एनर्जी देना। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, ठीक है दोस्तों। आलू जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट से प्रचुर होता है। शकरकंद हो गया आपका, गुड़ हो गया, वो सब आपके कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण होते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया दोस्तों मांसपेशियों का निर्माण। तो मांसपेशियों का निर्माण मेनली प्रोटीन से होता है, ये जरूर ध्यान रखना। मांसपेशियों के निर्माण में प्रोटीन मुख्य काम करता है। हमसे पूछा गया था कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य, ऑप्शन ए शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहता है? अगले प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न में कहा गया कि किसी एथलीट को मांसपेशियों के विकास के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होगी। दोस्तों, जो एथलीट होते हैं अगर उनको अपनी मसल डेवलप करनी है, या आप जिम में जाएं और अपनी मसल गेनिंग की बात करते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट चाहिएगा वो क्या चाहिएगा? आपके ऑप्शन है विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा। तो दोस्तों, मसल को डेवलप करने के लिए हमें आवश्यकता होगी प्रोटीन की। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, प्रोटीन की। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो प्रोटीन होते हैं इनकी यूनिट क्या होती है? तो प्रोटीन की जो यूनिट है वो है एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल, बहुत सारे एमिनो अम्ल मिलकर ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए प्राइमरी पोषक तत्व भी है।
प्राइमरी न्यूट्रिएंट भी है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है और बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसे सबसे ज़्यादा मात्रा में किस चीज़ को सेवन कराना चाहिए, तो प्रोटीन का। प्रोटीन गेनिंग से क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है बहुत अच्छे से बिल्डअप होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एथलीट जो है अगर वो मांसपेशियों को डेवलप करना चाहेगा तो उसको किस चीज़ की आवश्यकता होगी, सही जवाब होगा प्रोटीन की आवश्यकता होगी। तो प्रोटीन के लिए हम दाल खा सकते हैं, दाल का सूप पी सकते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सोयाबीन खा सकते हैं हम, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, और हम बटर ले सकते हैं। पीनट बटर भी जो आता है वो प्रोटीन के सोर्स होते हैं। तो मसल गेनिंग के लिए प्रोटीन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। प्रोटीन की इकाई क्या है आप बताएंगे, एमिनो अम्ल। और हमारी बॉडी के लिए प्राइमरी न्यूट्रिएंट क्या है, वो है आपका प्रोटीन। प्राथमिक पोषक तत्व प्रोटीन होता है, ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका विटामिन। विटामिन जो होता है ना, ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बनाए रखते हैं। इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको इम्यूनिटी कहा जाता है। तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए विटामिन आवश्यक होते हैं। क्लियर दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, प्रोटीन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, स्कर्वी, यहाँ भी थोड़ा गलत हो गया, इसको भूल जाइए। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है। दोस्तों स्कर्वी क्या होता है, स्कर्वी का मतलब है ब्लीडिंग इन जम्स। ब्लीडिंग इन जम्स, ब्लीडिंग मतलब क्या होता है कि आपके जो जम्स होते हैं, जो मसूड़े होते हैं ना, उनमें सूजन आ जाती है, और सूजन आ जाएगी तो मसूड़ों से ब्लीडिंग अर्थात खून निकलने लगता है, और आपके जो होठ हैं या लिप्स हैं वो सूखने भी लगते हैं। तो स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है, आपके ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ए। सही जवाब क्या होगा दोस्तों, विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, ठीक है। तो स्कर्वी रोग आपको ना हो, आपको क्या खाना चाहिए, आपको विटामिन सी खाना चाहिए। और विटामिन सी के जो सोर्स हैं सबसे इम्पोर्टेंट आंवला, आंवला का सीजन भी चल रहा है, आंवला खाइए आप। उसके अतिरिक्त आप लेमन, अगर आप सब्जी खा रहे हैं तो नींबू का रस उसमें निचोड़ लीजिएगा। लेमन हो गया, या सिट्रस फ्रूट हो गया, संतरा हो गया, आपका अमरूद हो गया, ठीक है, गुआवा वगैरह, तो वो सब विटामिन सी के सोर्स होते हैं। तो स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। क्लियर दोस्तों अगर हम बात करें विटामिन सी के बारे में, तो विटामिन सी जो होता है ये वाटर सोल्यूबल होता है, जल घुलनशील विटामिन है, वाटर सोल्यूबल। कौन कौन से होते हैं आपके, विटामिन बी और विटामिन सी, ऐसे दो विटामिन हैं जो जल में घुलनशील माने जाते हैं। क्लियर दोस्तों, जल में घुलनशील होने का मतलब क्या है कि ये जब तक हमारी बॉडी में पर्याप्त वाटर नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करेंगे। और दूसरा, ये पानी के साथ मिलकर ही यूराइन के रास्ते बाहर भी हो जाते हैं। तो विटामिन बी और विटामिन सी जल घुलनशील विटामिन होते हैं, ध्यान रखिएगा। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। स्कर्वी का मेन सिम्टम क्या है, हमारे लिप्स का सूख जाना, साथ साथ हमारे मसूड़ों में सूजन आना और उनसे खून का निकलना, ये हमारे लक्षण होते हैं स्कर्वी रोग के। क्लियर दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता, तो आप बताएंगे दूध में विटामिन सी नहीं होता। ये जरूर ध्यान रखना, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। विटामिन सी हमें केवल और केवल प्लांट प्रोडक्ट से प्राप्त होता है, ठीक है, नॉट एनिमल प्रोडक्ट। दूध में विटामिन सी नहीं होगा, इसीलिए दूध को संतुलित आहार नहीं माना गया है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया विटामिन ई। विटामिन ई के बारे में बात करें तो दोस्तों इसको ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। ब्यूटी विटामिन मतलब है कि हमारे बॉडी में जो हमारे हेयर हैं, जो हमारे नेल्स होते हैं, हमारी स्किन होती है, उन सबको मेंटेन करने का काम विटामिन ई करता है। विटामिन डी आप जानते हैं हमारे जो बोन्स होती हैं, जो हड्डियां होती हैं, इसके साथ साथ हमारे जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, उनको अच्छी तरह से डेवलप करने के लिए हमें विटामिन डी की आवश्यकता होगी। विटामिन ए हमारी आइज़ को बूस्ट करता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमें निक्टेलोपिया, रतौंधी हो सकती है, ज़ीरोफ्थैलेमिया हो सकता है, हमारी आंखें सूखने लगेंगी, आंसू कम बनने लगेंगे, तो वो सब विटामिन ए की कमी के कारण होता है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था स्कर्वी रोग, आपका जवाब होगा विटामिन सी की कमी के कारण होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपको क्या कहता है, अगला प्रश्न है मशरूम किसका उदाहरण है। दोस्तों मशरूम की बात करें तो मशरूम किसका एग्जाम्पल होता है, आपके ऑप्शन है वायरस, बैक्टीरिया, शैवाल या कवक। दोस्तों मशरूम जो होते हैं एक प्रकार के फंजाई होते हैं, फंजाई मतलब कवक होते हैं। तो आपका सही जवाब होगा मशरूम कवक होते हैं, फंजाई होते हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं दोस्तों, मशरूम जो होते हैं ना वो सेप्रोफाइट होते हैं। सेप्रोफाइट मतलब क्या होता है, मृतोपजीवी होते हैं।
अब आप कहोगे सर मृतोपजीवी का मतलब बताइए, तो मृतोपजीवी ऐसे जीवों को कहा जाता है जो अपने जीवन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित रहते हो। सड़े गले स्थानों पे जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मृत चीज़ें हैं उनके ऊपर ये सर्वाइव करते हैं। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जो फोटो आप देख रहे हैं, ये मशरूम का फोटो है। मशरूम आपको गंदी जगह दिखाई देगा, जहाँ पे चीज़ें सड़ रही होंगी, जहाँ पे चीज़ें मर रही होंगी, दब के गल रही होंगी, वहाँ पे मशरूम उगते हैं। तो मशरूम एक तरीके के सैप्रोफाइट होते हैं। ठीक है, और ये क्या अपना खाना स्वयं बनाते हैं? क्या ये ऑटोट्रोफ होंगे या हेटरोट्रोफ होंगे? इसके बारे में जान लीजिए कि मशरूम जो होते हैं वो परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब क्या है कि ये अपना खाना स्वयं नहीं बनाते, अर्थात ये हेटरोट्रोफ हैं। हेटरोट्रोफ, ये भी आप ध्यान रखिएगा, हेटरोट्रोफ होते हैं। क्यों होते हैं हेटरोट्रोफ? क्यों, देखो अगर ये अपना खाना स्वयं बनाते तो इनके अंदर होता क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल। तो जिन सूक्ष्म जीवों में क्लोरोफिल नहीं होता वो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते। मशरूम आपने जब भी देखा होगा जिसको सांप की छतरी बोलते हैं, तो ये हमेशा ही आपको सफ़ेद रंग के दिखाई देंगे। सफ़ेद रंग इसीलिए होता है क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो क्लोरोफिल भी नहीं है, इसीलिए मशरूम का रंग सफ़ेद होता है। अगर सपोज कीजिए मशरूम के अंदर क्लोरोफिल होता तब इनका रंग हरा होता। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। अगर पत्तियों से क्लोरोफिल ही निकाल दिया जाए तो पत्तियां हरे रंग की नहीं रहेंगी। वैसे ही जो मशरूम होते हैं इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल नहीं है तो इनका रंग सफ़ेद होता है, और क्लोरोफिल ही ना होने के कारण ये अपना खाना स्वयं नहीं बनाते। जब अपना खाना स्वयं नहीं बनाते तो हम इनको बोलते हैं हेटरोट्रोफ। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था कि मशरूम किसका उदाहरण है, तो हम बताएंगे मशरूम कवक का उदाहरण है। और कवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनको फंजाई कहा जाता है। ठीक है, फंगी, फंगी या फंजाई। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? दोस्तों घेंगा रोग की बात अगर हम करें तो आपके ऑप्शन है प्रोटीन, आयोडीन, विटामिन डी या विटामिन सी। तो घेंगा जो होता है ना, ये हमारे गले का रोग है और इसको गोइटर भी कहा जाता है, गोइटर। ठीक है दोस्तों, क्या होता है अगर हम आयोडीन पर्याप्त मात्रा में नहीं लेंगे तो जो थायराइड ग्रंथि होती है वो फूल जाती है। अच्छा, थायराइड ग्रंथि क्यों फूलेगी? देखो आयोडीन का सबसे मेन काम आप जान लो कि आयोडीन से निकलता है थायराइड हार्मोन, और थायराइड हार्मोन क्या काम करता है? हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती हैं, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, अब आप तो यही कंफ्यूज हो जाओगे कि सर मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो आप जान लीजिए मेटाबॉलिज्म वो प्रक्रिया है जिसमें हम शरीर में जो भी भोजन पदार्थ या पेय पदार्थ हम खा रहे हैं उनसे ऊर्जा मिल जाए। सपोज दैट मैंने कोई खाना खाया या मैंने ब्रेड खाई, तो ब्रेड से जब तक मुझे एनर्जी नहीं मिलेगी तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो मेटाबॉलिज्म उस प्रक्रिया का नाम है कि मैंने ये जो ब्रेड खाई और इससे मुझे क्या मिल गई? एनर्जी मिल गई। तो हमारी बॉडी में होने वाली वो रिएक्शन जिनसे हमें खाने से ऊर्जा मिल जाए उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। तो हमारी बॉडी में जो थायराइड हार्मोन है वो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, अब क्या होगा अगर आप आयोडीन पर्याप्त मात्रा में नहीं लेंगे तो हमारे गले में ये जो तितली के आकार की ग्रंथि है, जो थायराइड ग्रंथि है, इसमें क्या आ जाएगी? स्वेलिंग, अर्थात सूजन आ जाएगी। सूजन क्यों आएगी? क्योंकि ये ग्रंथि आयोडीन का निर्माण करने लगेगी, और आयोडीन का निर्माण जब करेगी तो ये अपने आकार को इतना बढ़ा लेगी कि हमारे गले में क्या आ जाएगा? सूजन आ जाएगा। तो हमसे यही पूछा गया था कि आयोडीन रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, आयोडीन जो होता है, सॉरी घेंगा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और आयोडीन किस ग्रंथि के लिए अच्छा माना जाता है? तो आप बताएंगे थायराइड ग्रंथि के लिए। और थायराइड ग्रंथि में सूजन क्यों आती है? जब आयोडीन हमारी बॉडी में कम होगा तो थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाएगी। और थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायराइड हार्मोन निकलता है जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन को बढ़ा देता है। क्लियर दोस्तों? दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है एडम्स एप्पल, ये शब्द जिसको मैंने सर्कल में बंद किया है, एडम्स एप्पल। तो अगर आपसे पूछे कि एडम्स एप्पल जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो वो हमारे गले में होता है, नेक में होता है। ठीक है, गर्दन में होता है एडम्स एप्पल।
ठीक है। हमारे गले में जो एक मोटी सी गुठली होती है उसी को एडम्स एप्पल कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं, तो प्रोटीन की कमी से 2 रोग होंगे। एक होगा मरेस्मस रोग, मरेस्मस, और एक होगा आपका क्वासियोरकोर, क्वासियोरकोर। ये दोनों ही रोग आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मरेस्मस और क्वासियोरकोर किसकी कमी से होते हैं, तो प्रोटीन की कमी से होते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था गोइटर या घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा विटामिन दांतों और अस्थियों के स्वास्थ्य के लिए शरीर में कैल्शियम अवशोषण में सहायक है? दोस्तों, हमारी बॉडी में जो तीत है और जो अस्थियां हैं उनके लिए सबसे अच्छा विटामिन माना जाता है कौन सा, आप बताएंगे? विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है वो हमारे दांतों और अस्थियों के लिए अच्छा माना जाता है। क्यों अच्छा माना जाता है? क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करता है, अवशोषण करने में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, हमारी बॉडी में ऐसा कहा जाता है कि सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है। तो क्या ये सच बात है कि सूर्य की रोशनी में विटामिन डी होता है, सनलाइट? क्या ये सच है कि सूर्य की जो रोशनी है इसमें विटामिन डी होता है? तो मैं आपको बता दूं, सूर्य की रोशनी में विटामिन डी नहीं होता, बल्कि विटामिन डी हमारी बॉडी में होता है। ठीक है, कैसे काम करेगा? देखिए, अगर ये सूर्य है, सूर्य, और ये एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति पर सूर्य की किरणें पड़ी तो इसकी बॉडी में 3 ऑर्गन ऐसे हैं जो विटामिन डी को प्रोड्यूस करने लगते हैं। पहला स्किन, लीवर और किडनी। स्किन, लीवर और किडनी ये मानव के 3 अंग हैं जो विटामिन डी का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो विटामिन डी सूर्य की रोशनी में नहीं होता बल्कि हमारी बॉडी में होता है। और जैसे ही सूर्य की जो वेव है, जो किरणें हैं, वो हमारी बॉडी पे पड़ती हैं तो ये एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव किन किन अंगों से होगा? तो स्किन से निकलने लगेगा, और लीवर से निकलने लगेगा, और किडनी से निकलने लगेगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इसीलिए विटामिन डी को कहा गया सनशाइन विटामिन, सनशाइन विटामिन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन हमारी बॉडी में एक्टिव हो जाता है, काम करने लगेगा, तो आप बताएंगे विटामिन डी। और विटामिन डी दांतों और अस्थियों के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है क्योंकि यह कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। विटामिन डी की कमी से 2 रोग हो सकते हैं। एक रिकेट्स हो सकता है आपको, रिकेट्स में जो हड्डियां होती हैं बहुत पतली हो जाती हैं, और एक हो सकता है ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया में भी हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। रिकेट्स ओनली बेबी मतलब बच्चों में होता है, ठीक है, और ये एडल्ट में होता है। ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। हमसे पूछा गया था दांतों और अस्थियों के लिए कौन सा विटामिन होगा? विटामिन डी, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सब्जियों एवं फलों को काटने, धोने एवं खाना पकाते समय उच्च ताप से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो दोस्तों, अगर हम सब्जियों को काटें, उनको धोएं, या खाना बनाते समय हम टेम्परेचर हाई कर दें, तो कौन सा विटामिन सबसे पहले नष्ट होगा? ऑप्शन डी, विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो हीट पाकर बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, विटामिन सी। याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। और विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है? वो है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड ये विटामिन सी का केमिकल नाम होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या कहा गया है अगले प्रश्न में? हाइबरनेशन के दौरान ध्रुवीय भालू को ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है? दोस्तों, पहले तो जान लीजिए हाइबरनेशन क्या होता है। देखो, हम बात करें अंटार्कटिका की, अंटार्कटिका, और आप जानते हैं कि अंटार्कटिका में 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। तो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। तो इसमें क्या होता है कि जो ध्रुवीय भालू होते हैं या जो अंटार्कटिका में रहने वाले जानवर होते हैं, वो लंबे समय के लिए शीत निद्रा में चले जाते हैं। अब 6 महीने के लिए जब वो सोएंगे तो उनको खाने के लिए एनर्जी भी चाहिए। उनकी बॉडी में एनर्जी कहाँ से आएगी? तो ये जो भालू होते हैं या जो अंटार्कटिका में रहने वाले जीव हैं, वो अपनी बॉडी में क्या काम करेंगे? वो वसा को स्टोरेज कर लेते हैं। वसा स्टोरेज होगी तो उसी वसा का उपयोग एनर्जी के रूप में करते हैं।
तो हमसे यही पूछा गया है कि जब वो हाइबरनेशन अर्थात लंबी निद्रा की क्रिया से गुजरते हैं तो ध्रुवीय भालू को ऊर्जा किससे प्राप्त होगी, तो आप बताएंगे वसा से प्राप्त होती है। हमारी बॉडी में भी जब हम कई दिन तक खाना नहीं खाते, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं, तो हम खाना नहीं खाते हैं, तो हमारी बॉडी में फिर भी एनर्जी रहती है। तो एनर्जी कहाँ से आई, वो एनर्जी आई फैट से, ठीक है, फैट से आती है। तो जो वसा होती है ना, एक तरीके से वो हमारी बॉडी में रिजर्व एनर्जी का कार्य करती है, रिजर्व एनर्जी। क्लियर, याद रखिएगा। तो हाइबरनेशन में ध्रुवीय भालू ऊर्जा किससे प्राप्त करेंगे, शरीर में संचित वसा से। जैसे आप जानते होंगे कि रेगिस्तान में जो ऊँट है ना, वो बहुत दिनों तक कुछ खाए पिए जिंदा रह सकता, बिना कुछ खाए पिए। तो उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, उसको मिल रही है उसने जो अपने हम्प में फैट को स्टोर करके रखा है, हम्प मतलब कुबड़ में जो फैट स्टोर करके रखी है, उसी से उसको एनर्जी मिल रही है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका सही होगा आपका ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई। दोस्तों, दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी और इसकी खोज किसने की थी, आपके ऑप्शन जोनास साल्क, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दुनिया का पहला एंटीबायोटिक बनाया था। और ये जो एंटीबायोटिक बनाया था, ये एक फंजाई से बनाया था, फंजाई। और इसका नाम क्या था, इस कवक का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। तो ये जरूर याद रखिएगा कि जो आपकी पेनिसिलिन बनी थी वो किससे बनी थी, तो आप बताएंगे वो एक कवक से बनी थी और इस कवक का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे बात करें एडवर्ड जेनर, जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। क्लियर। लुई पास्चर ये रेबीज के खोजकर्ता माने जाते हैं। रेबीज जो कुत्ते के, बंदर के, बिल्ली के काटने से फैलता है, तो रेबीज का टीका बनाया था आपको लुई पास्चर ने। जोनास साल्क ने क्या बनाया था, तो ये पोलियो वैक्सीन बनाई थी इन्होंने, पोलियो वैक्सीन। ये आप ध्यान रखिएगा। हमसे पूछा गया था पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से द्विबीजपत्री का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है मक्का, मूंगफली, मटर, चना। तो दोस्तों, द्विबीजपत्री का मतलब जान लो क्या होते हैं। देखो, आपने कई सारे बीज ऐसे देखे होंगे जो दो पार्ट में टूट जाते हैं। कैसे, जैसे मूंगफली का अगर आप खाते होंगे तो मूंगफली के दो पार्ट बन जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। ऐसे ही मटर भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और चना भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन मक्का जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड नहीं होती। तो मक्का क्या है, मक्का मोनोकोट होता है, ठीक है। मक्का क्या, कैसा हो गया, मोनोकोट। मक्का एक बीजपत्री हो गया, जबकि आपका मूंगफली, मटर और चना ये डाइकोट होते हैं, ठीक है, डाइकोट। तो जिनमें दो बीज पत्र है या वो द्विबीजपत्री, जिनमें एक सिंगल बीज है तो उसको एक बीजपत्री कहा जाता है। हमसे पूछा गया द्विबीजपत्री का उदाहरण नहीं है, तो मक्का नहीं है, मक्का सिंगल होता है, मोनोकोट होता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है। दोस्तों, भारत का बर्डमैन कहा गया है, ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, वर्गीज कुरियन, एपीजे अब्दुल कलाम या सलीम अली। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, डॉक्टर सलीम अली। सलीम अली भारत के एक बहुत बड़े पक्षी विज्ञानी थे और इसीलिए इनको भारत का बर्डमैन कहा गया है। और सलीम अली की आत्मकथा आपके एग्जाम में पूछी जाती है, द फॉल ऑफ स्पैरो, द फॉल ऑफ स्पैरो, ये सलीम अली की आत्मकथा का नाम है। क्लियर, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का एक इम्पोर्टेंट सेशन और इसमें मैंने क्वेश्चनों को डिस्कस किया, काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें थी, एक्सप्लेन मैंने बहुत अच्छे से किया है। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। कल मैं उपस्थित होऊंगा आपके लिए हिस्ट्री का मॉक टेस्ट लाके, डे बाय डे हम हर सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे, ठीक है। बने रहिएगा मेरे साथ, फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।